नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर अब राज्यसभा में नोटिस दिया गया है। विपक्ष ने ये नोटिस जो है वो दिया है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने राज्यसभा में नोटिस दिया है और इस पर 73 सांसदों के दस्तखत भी हैं। ऐसे में सीएससी के खिलाफ नए आरोप में चुनाव आचार संहिता लागू करने में लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया है। 18 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करना भी शामिल है। खबरों की माने तो बताया गया है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी नेता ने भी राज्यसभा में महासचिव को ये नोटिस सौंपा है। और इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें हटाने के लिए आवश्यक उच्च संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करता। लोकसभा में सीईसी को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास की तस्वीर जो है वो जारी की है, जिसके बाद से अब राजनीति हलचल जो है वो लगातार तेज हो गई है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि उनके मन में अभी भी शीश महल रहता है। उन्होंने अपने सरकारी आवास को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए हैं। अरविंद केजरीवाल 24 अप्रैल को नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए थे। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल लंबे समय से सरकारी बंगले के लिए अदालत जा रहे थे। तस्वीरें देखकर हैरानी हुई। जो सादगी की बात करते थे वो आज लग्जरी में रह रहे हैं। आप नेता आतिशी ने सभी फोटो को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये फोटो जो है केजरीवाल के घर की नहीं है। अगर ये जानना है कि उनका घर कितना आलीशान है तो रेखा गुप्ता और एलजी साहब अपने अपने घर खोले। केजरीवाल जी अपना घर खोलेंगे और इसके बाद से जनता खुद तय कर लेगी। ये मैं आपको बता दूं कि सरकारी घर है, मगर इस घर में जो पैसा लगा है वो सरकारी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब शीश महल की बात आई थी और दिल्ली की जनता ने जवाब दिया था, तो केजरीवाल जी के पास में एकमात्र अपने बचाव में उनका डिफेंस था। उस एकमात्र डिफेंस को भी आज मैं खत्म कर देता हूं। उनका डिफेंस था कि मैं क्या करता। दिल्ली सरकार के चीफ इंजीनियर ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये पैसा लगा दिया। मेरे को तो पता ही नहीं लगा ये पैसा कब लगा शीश महल में। ये तो इंजीनियर ने लगा दिया। अगर वहां पे करोड़ों का मार्बल लगा तो इंजीनियर ने लगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि इस घर में इतना पैसा लग रहा है। आज वो एकमात्र डिफेंस को भी खत्म कर देते हैं कि इस घर में लगा हुआ एक एक पैसा प्राइवेट, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी इतना पैसा नहीं लगाती है। तो आज हमको समझ में आता है कि जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे कि मैं साधारण नहीं लूंगा, महल ले लूंगा, मगर साधारण घर नहीं लूंगा, मैं तो महल लूंगा। ये आज देखिए, प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के साधारण जीवन जीने के वादों को भी याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने सरकारी सुविधाओं का उपयोग न करने का वादा किया था और इसके बाद से बीजेपी नेता ने दावा किया है कि बंगले में निवेश किया गया पैसा जो है वो सरकारी नहीं है बल्कि निजी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल का बेडरूम जो है गोवा के 7 स्टार होटल की तरह है। और
हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए शिखा सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस मामले को किस तरीके से देख रही हैं। शिखा जी, प्रवेश वर्मा ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि केजरीवाल के मन में शीश महल ही चलता है। क्या कुछ कहेंगी शिखा जी? जी, वो तो हमारे हिंदुस्तान की सारी जनता देखी है अरविंद केजरीवाल कितने करप्ट हैं। अगर हम हिंदी सिनेमा की दुनिया में देखा जाए तो वो राजनीति के एक धुरंधर, जाने माने धुरंधर हैं, जो आम आदमी पार्टी, एक नाम तो ऐसा रखा है आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी में उनका दिल है शहंशाह। और जैसे धुरंधर 1 आई वैसे उनका शीश महल 1 था जो दिल्ली में था, और शीश महल 2 लोधी रोड में जो फिर से बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली से जनता ने उन्हें मुंह पे करारा हार का जवाब ठोका। उसके बाद वो हरियाणा गए। हरियाणा में भी 2027 चुनाव में वो हारने वाले हैं, और उनके अंदर इतना लोभ है। जो आम आदमी पार्टी जो उन्होंने बनाया अन्ना हजारे के का इस्तेमाल करके, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेके, बीवी बच्चों का झूठा कसम खा के, मतलब वो एकदम कहते हैं ना कि धुरंधर। और दिल्ली की जनता को लूटने के बाद जब उनका पेट नहीं भरा तो वो हरियाणा गए, और उनका दिल और दिमाग इतना 7वें आसमान पे रहता है कि अब उनको आम जिंदगी, आम घर तो उनको पसंद ही नहीं आता। इसीलिए वो शीश महल पार्ट 2 बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो अपना पर्सनल पैसा भी इतना लगाने का कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछना चाहती है अरविंद केजरीवाल जी से कि वो पैसा किसका लग रहा है, किस कंपनी का लग रहा है और कहाँ से आ रहा है, ये जवाब हमें चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में जो आतिशी हैं उन्होंने कहा है कि ये जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। हर बार वो जब पकड़े जाते हैं तो वो फर्जी बताते हैं और झूठा घड़ियाली आंसू। दिल्ली की जनता को इतना लूटा है उन्होंने कि दिल्ली की जनता आज तक उनके दर्द से करा रही है। अभी तक उस दर्द से वो लोग उभरे नहीं हैं। और आतिशी जी तो वो खुद ही अपने पार्टी से बिल्कुल त्रस्त है। उनके विधायक टूट रहे हैं, उनके विधायक खुद वहाँ आम आदमी पार्टी से त्रस्त है, वहाँ के करप्शन से त्रस्त है। जो अपना मुंह खोलता है उस पर ये लोग अत्याचार करते हैं, उस पर झूठा और देशद्रोही का और पार्टी द्रोही का इल्जाम लगाते हैं। आप राजन चड्ढा जी का उदाहरण आप देख सकती हैं अनिता जी। बिल्कुल, मैं वो देख रही हूँ। ऐसे में शिखा जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जो बंगले में पैसे लगे हैं वो सरकारी नहीं है, निजी पैसे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी जब दिल्ली का जब कोविड वेव पूरे हिंदुस्तान में आया था, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाकर दिल्ली की जनता को न ही बिजली उपलब्ध कराई, न साफ पानी के लिए दिल्ली की जनता, जो बेसिक चीज होता है पानी के लिए, त्राहिमाम कर दिया। इस सब का अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई जवाब नहीं है, अभी तक कोई जवाब नहीं है। हर बार वो यही बोलते हैं कि उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। घड़ियाली आंसू। जो इंसान अपने बीवी बच्चे तक का झूठा कसम खा सकता है, अपने राजनीतिक सत्ता और अपने, कहते हैं ना कि रहमान डकैत, वो दिल्ली के रहमान डकैत साबित हो रहे हैं। और ऐसे में हरियाणा की जनता 2027 में उनको पलट के वार करने वाली है। ये अनिता जी हम सब देखेंगे उसका उदाहरण। बिल्कुल शिखा जी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल अभी ये है कि आतिशी ने एक और यहाँ पर चुनौती दी है कि उन्होंने कहा है कि केजरीवाल अपना घर खोलेंगे और जो प्रवेश वर्मा जी हैं वो अपना घर खोलेंगे और हकीकत फिर सामने आएगी। तो क्या ये चुनौती बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? प्रवेश वर्मा जी अपना घर खोलेंगे और अरविंद केजरीवाल जी अपना घर खोलेंगे। तो आतिशी जी जो स्टेटमेंट देती हैं तो स्टेटमेंट पर उन पे भारी पड़ने वाला है। हर कोई जानता, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जो भी सांसद हैं, वो हम लोग सब एक दायरे में काम करते हैं। हम लोग एक बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ काम करते हैं। और आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, ये साबित कई बार कोर्ट ने किया है, ईडी ने किया है। उसके बाद भी आतिशी जी अगर अपने आका के समर्थन में कुछ बोलती हैं तो भारी भरकम वो दबाव महसूस करती होंगी, जैसा कि देश की पूरी आवाम जानती है किस दबाव में वो बोल रही हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया शिखा जी आपका। धन्यवाद अनिता जी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। पंजाब के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री मान राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सांसदों को रिकॉल करने के संबंधित अपना पक्ष रखेंगे। राघव चड्ढा और आप के 6 अन्य सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की सियासी घटनाक्रम के बाद अब आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। पार्टी आगे की रणनीति पर काम कर रही है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप में हुई
टूट के बाद से बीजेपी पर जमकर हमला बोला था और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने वाले पंजाब के राज्यसभा सांसदों को गद्दार कहा था। सीएम ने कहा है कि बीजेपी हमेशा से ही पंजाब विरोधी रही है और अब प्रदेश की जनता इन गद्दारों को सबक सिखाएगी। भगवंत मान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी किसी भी व्यक्ति से बड़ी होती है। जो सांसद पार्टी छोड़कर गए हैं वो पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। बीजेपी हमेशा दूसरी पार्टियों में बाधाएं पैदा करती है। पंजाबी दिल से सभी से प्यार करेंगे, लेकिन अगर कोई उनके साथ विश्वासघात करता है तो वो उसे कभी नहीं भूलते हैं। ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए वहां पर गए थे और अब वहां भी इनके लिए जगह नहीं है क्योंकि ये बीजेपी के साथ है। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के साथ करीब 2 दशक पुराना रिश्ता तोड़ते हुए स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है और अरविंद केजरीवाल पर चुन चुनकर हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि 2006 से केजरीवाल के साथ थी, उनके हर आंदोलन में साथ दिया, लेकिन उन्होंने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से पिटवाया। जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे डराया और धमकाया गया, मुझ पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया गया। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में उन्हें संसद में एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद जो हैं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात में पार्टी के खिलाफ हुई कार्रवाई और 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस दौरान सोशल मीडिया पेज सस्पेंड करने से लेकर दल बदल कानून के उल्लंघन करने तक गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का था। संजय सिंह ने इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत अन्य सांसदों का बीजेपी में जाना दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इनकी सदस्यता रद्द कराने की मांग की जाए। कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और ये शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, वो साफ तौर पे बीजेपी के दफ्तर में गए थे, जिनकी विजुअल और वीडियो सारी कुछ आपके पास है, फोटो वगैरह। और बाकी जो 4 लोगों को लेके दावा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज मैं राज्यसभा के चेयरमैन साहब को, उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के पार्टी छोड़ने पर गुस्सा थम नहीं रहा है। पंजाब में पार्टी कार्यकर्ता भड़के हुए नजर आ रहे हैं।
नाराज कार्यकर्ताओं ने हरभजन के जालंधर स्थित आवास पर गद्दार लिख दिया है। गौरतलब है कि पंजाब में राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह शुक्रवार को राघव चड्ढा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गए और आम आदमी पार्टी के कुल 7 सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अशोक मित्तल की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गेट पर आप कार्यकर्ता गद्दार लिख रहे हैं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हरभजन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं और ये लोग उनके घर की दीवार पर स्प्रे प्रिंट से गद्दार लिख रहे हैं और इस दौरान वहां पर सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस के रोकने के बावजूद भी ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रिंट से लिखा गया है कि अंग्रेजी और पंजाबी में ये दीवार पर गद्दार लिखा गया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम ने अब 33% महिला पदाधिकारी शामिल होंगी। बड़ी जानकारी और ये फॉर्मूला जो है सांसदीय बोर्ड से लेकर सचिव स्तर तक लागू होगा। राज्य में ये भी व्यवस्था अपनाई जाएगी। संगठन महासचिव की निगरानी में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसद में नारी बंधन विधेयक पास न होने के बाद से बीजेपी ने अन्य दलों को महिला विरोधी बताने का रुख अपनाया है। ऐसे में संगठन के भीतर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। फिलहाल संसदीय बोर्ड में सिर्फ एक महिला सदस्य है। महासचिव स्तर पर कोई भी महिला नहीं है, जबकि उपाध्यक्ष और सचिव पदों पर भी संख्या कम है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो 10% से भी कम है। तय फॉर्मूले के मुताबिक 12 सदस्यीय संसदीय बोर्ड में 4 महिलाएं होंगी और 7 महासचिव पदों में से 2, 12 उप पदाध्यक्ष पदों में 4 और 11 राष्ट्रीय सचिव पदों पर और 3 महिलाओं को दिया जाएगा। पार्टी के एक सीनियर नेता के मुताबिक इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 100 से ज्यादा महिलाओं की जगह मिलेगी। फिलहाल इसमें से कुल 300 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं यूपी में सियासी घमासान जो है वो तेज होता जा रहा है। दरअसल योगी सरकार 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है और अब विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर अधिकारी कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं और इसमें प्रदेश के आधी आबादी यानी कि महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दिन बेहद ही गहमा गहमी भरा रहने वाला है। जहां एक और सरकार महिला सशक्तिकरण का दाव खेलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सत्र को हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद से यूपी में सियासी घमासान तेज हो गया है और इसी विशेष सत्र का मुख्य आकर्षण महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर होने वाली विस्तार से चर्चा होगी। वहीं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। जिन छात्रों ने परीक्षा दी है वो अपने निजी यूबीएसई की अधिकारित वेबसाइट ubsc.uk.government.in पर देख सकते हैं। कक्षा 10 के नतीजों में कुल पास प्रतिशत जो है 92.10% रहा है। लड़कियों में पास प्रतिशत जो है 96.07% रहा है, जबकि लड़कों में पास प्रतिशत जो है 88.03% दर्ज किया गया है। नैनीताल जिले के रामनगर की अगर बात की जाए तो 98.20% अंकों के साथ राज्य के वो टॉपर रहे और ईशांत कोठारी और भूमिका 98% अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे जगह पर रही हैं। इसके साथ ही इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 2026 में कुल पास प्रतिशत जो है 85.11% रहा है। लड़कियों ने एक बार फिर से चार्ट में बढ़त बनाई है और उनके पास प्रतिशत जो है 88.09% रहा है, जबकि लड़कों में पास की जो प्रतिशत है वो 81.93% रहा है। इंटरमीडिएट में बागेश्वर की गीतिका पंत और साथ ही उधम सिंह नगर की सुशीला ने संयुक्त रूप से राज्य में टॉप किया है। वहीं पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगाची ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की। आरगाची देर रात ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। आरगाची का पाकिस्तान दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका वार्ताकारों को शनिवार को पाकिस्तान के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि उनके अधिकारियों को अमेरिका वार्ताकारों से मिलने की कोई योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगाची के इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ ही देर बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो केवल पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए हैं और अमेरिका के साथ किसी सीधी बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। आरगाची ने कहा है कि पाकिस्तान में आपकी बैठकों के बाद वो ओमान और रूस की यात्रा करेंगे।
वहीं नगर परिषद डिडवाना इन दिनों अपनी कार्य प्रणाली से अधिक एक कथित बाहरी व्यक्ति की भूमिका को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। आरोप है कि शमशेर खान उर्फ बबलू नाम के व्यक्ति बिना किसी अधिकारित पद, नियुक्ति या फिर अनुबंध के लंबे समय से परिषद के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। खबरों की माने तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो व्यक्ति नगर परिषद कार्यालय में लगातार मौजूद रहता है और कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी पर बैठकर कामकाज में दखल देता है। आरोप ये भी है कि परिषद की सरकारी गाड़ियों का संचालन भी इसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और इसके अलावा कलेक्ट्रेट और एसडीएम कार्यालय भेजी जाने वाली अति गोपनीय फाइलों के संचालन में भी उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपों के अनुसार इस व्यक्ति के भुगतान को लेकर भी अनियमितताओं की बात सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि शहरी नरेगा योजना के तहत कभी इसका नाम और कभी इसकी पत्नी नाम से भरकर भुगतान किया जाता है। साथ ही अब ये नाम जो है इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस विवादों के चलते परिषद से इसे हटाया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते इसकी वापसी हुई है और अब ये व्यक्ति कार्यालय के नियमित कार्यस्थल की तरह उपयोग होता है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। डूंगरपुर जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शहर के हृदय स्थल गैप सागर की पाल में अचानक से ही एयर स्ट्राइक और साथ ही ब्लैकआउट की सूचना प्रसारित हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचे, एम्बुलेंस और दमकल वाहन की गाड़ियां पहुंची हैं, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में दहशत फैल गई। शाम करीब 8 बजे क्षेत्र में अचानक से ही सन्नाटा और अंधेरा छा गया। शुरुआती सूचना में बताया गया है कि क्षेत्र में एयर स्ट्राइक हुई है, जिससे 8 लोग घायल हो गए हैं। उसके साथ ही पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया, जिससे लोगों के बीच घबराहट और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही आपात प्रबंधन प्रोटोकॉल के तहत एसडीआरएफ टीम, सिविल डिफेंस और दमकल और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। के निर्देशानुसार एयर स्ट्राइक को लेके एक मॉक ड्रिल का अभ्यास रखा गया था। इसमें हमारे यहाँ पे जो है गैप सागर की पाल पे एक सिनेरियो क्रिएट किया गया एयर स्ट्राइक है। इसमें फिर घायलों को निकालना, बुझाना, अस्पताल पहुंचाना और लोगों का मूवमेंट कैसे हो, पूरे साथ सम्मान के साथ हमारे सारी एजेंसीज का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। इसमें एसडीआरएफ, स्काउट, होमगार्ड, हमारे तो प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य समान समस्त विभागों की जो रिस्पॉन्स टाइम भी हम ज्वाइन इसमें नोट करते हैं कि कौन कितने समय में पहुंचा, सूचना देने का क्या कार्रवाई करने लगा है और कैसे लोगों को अच्छी कार्रवाई रही है। सभी लोगों का अच्छा समन्वय रहा है और आप को भी इससे जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसी यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रशासन का सहयोग करें ताकि आपदा से और आपको सहयोग और सुरक्षा के लिए देखिए, किसी भी तरह की कंटिजेंसी से निपटने के लिए आज एक मॉक ड्रिल का अभियान किया गया था एयर स्ट्राइक और समस्त डिपार्टमेंट्स के बीच में किस तरीके का समन्वय रहता है, किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है, कितना त्वरित रिस्पॉन्स रहता है, क्या इसमें जरूरतें रहती है, कोऑर्डिनेशन रहता है और कोई अगर ऐसी कमियां पाई जाती है तो उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, ये एक मॉक ड्रिल का उद्देश्य रहता है। और आज एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई है, समस्त विभागों द्वारा पूरे तरीके से यहाँ पहुंचा गया है और अपने जो पॉइंट है उसके अनुरूप कार्रवाई की है। एसडीआरएफ से, पुलिस से, सभी डिपार्टमेंट से वहीं मकराना उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में कार्यरत सीटीआई कुरैशी के हज यात्रा पर रवाना होने के अवसर पर मकराना रेलवे स्टेशन पर भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। ये योजना जो है रिपोर्टर मुकेश जोय के अनुसार स्टेशन परिसर में उत्सव और भावनात्मक माहौल के बीच संपन्न हुआ। सीटीआई कुरैशी जोधपुर में सुपरफास्ट ट्रेन द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां से वो आगे हज यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके स्टेशन पहुंचने पर रेलवे एटीएस मशीन के साथ मौके पर मौजूद रहे अखिलेश समाज के सचिव और साथ ही समाज सेवी जो है वो भी मौके पर मौजूद रहे और उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कुरैशी को फूलमालाएं पहनाकर अभिनंदन किया और हज यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।